नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अभागा पिता। अरे गंगा, कहाँ रह गई? देखो तो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से गरम गरम जलेबी और समोसे लाया हूँ। जल्दी आओ, साथ में खाते हैं। हॉल में बैठे हुए राम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी गंगा जी को आवाज लगाया। आ रही हूँ बाबा। आपको तो मटर की कचौड़ियाँ खानी थी मेरे हाथों की, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। गंगा जी ने आवाज लगाया। ठीक है, अब जल्दी आओ। सीढ़ी से तेज कदमों से उतरते समय अचानक गंगा जी का पैर फिसल गया और पूरे सीढ़ी से धड़ाधड़ फिसलती चली गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह दृश्य देखकर राम प्रकाश जी का दिल बैठ गया। गंगा गंगा, यह क्या हो गया? कहते हुए राम प्रकाश जी दहाड़े मारकर रोए जा रहे थे। अपनी पत्नी को गले लगाकर खूब रोए जा रहे थे। पर उस समय घर में कोई नहीं था जो उनकी आवाज को सुनता, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। सिर्फ 5 बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। दरअसल 70 साल के बुजुर्ग राम प्रसाद जी मिलिट्री से रिटायर थे। राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी गंगा देवी अपना जीवन यापन अपनी पेंशन से ही करते थे, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। बस 5 बेटियां थीं। सब अपने ससुराल में मस्त थी। दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि वक्त के आगे किसका जोर चला है। एक दिन अचानक से गंगा जी पैर फिसलने की वजह से स्वर्गवास हो गया। राम प्रसाद जी के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट गया और इस बुढ़ापे में राम प्रसाद जी बिल्कुल अकेले रह गए। घर की खाली दीवारों को काटने को दौड़ता। गंगा जी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को अपने पिता की चिंता सताने लगी कि इस दुखद भरे संसार में अब राम प्रसाद जी अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू का कौन ध्यान रखेगा। पांचों बेटियों ने काफ़ी सोच विचार के बाद उनकी बड़ी बेटी पूजा ने कहा कि उनके पास एक परमानेंट बाई का इंतजाम कर दिया जाए, जिससे उनके पिता को घर और उनके खाने पीने की सब बातों का ध्यान वो रखेगी। सभी बहनों ने उसको उनकी बात सही लगी और 2-4 दिनों के अंदर ही राम प्रसाद जी के लिए घर के काम करने के लिए एक बाई का इंतजाम कर दिया गया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापस चली गईं। आखिर वह कब तक अपने पिता के पास रहती। आखिर उनकी भी अपनी घर गृहस्थी, बच्चे थे। अब राम प्रसाद जी बिल्कुल घर में अकेले हो गए। उनसे बात करने वाला, उनका सुख दुख बांटने वाला अब उनके पास कोई नहीं था। बाई को भी उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, न कि उनके पिताजी का सुख दुख बांटने के लिए। गंगा जी के जाने के बाद शुरू शुरू में तो यार दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते रहते थे, पर अब राम प्रसाद जी के पास कोई नहीं आता था। राम प्रसाद जी भी अब अपनी परिस्थितियों से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। गंगा जी के जाने के बाद उन्हें इतना सदमा लगा था कि वह अब ना किसी से बात करते थे और न ही किसी के पास आते जाते थे। राम प्रसाद जी के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। राम प्रसाद जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत खराब रहने लगी थी। राम प्रसाद जी इतने बीमार रहने लगे कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि उनके पास बात करने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था और इस बात से वह मन ही मन घुटते जा रहे थे। राम प्रसाद जी की बेटियों को जब उनके बीमार होने की खबर मिली, तो पांचों बेटियां अपने पिता से मिलने चली आई और अपने बीमार पिता को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कैसे उनका ख्याल रखे। सभी को अपनी अपनी गृहस्थी का ख्याल था, तो कोई भी हमेशा के लिए अपने पिता के पास नहीं रह सकती थी, पर कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना था। बहुत विचार विमर्श करके पांचों बेटियों की सहमति से सब इस नतीजे पर पहुंची कि अब उनके पिता
राम प्रसाद जी हर किसी बेटी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहेंगे और उनके इस घर को बेच दिया जाएगा, जिससे उनकी देखभाल हो जाएगी। सभी को यही अच्छा लगा कि पापा की भलाई इसी में है कि वह हम सब के साथ रहे, जिससे वह खुश रहेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात राम प्रसाद जी को बताई गई, तो ये सुनकर राम प्रसाद जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस घर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। इसीलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति से लिए गए फैसले को मानने के अलावा अब राम प्रसाद जी के पास कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है कि कम से कम मेरे से बात करने वाला कोई तो होगा। इसीलिए उन्होंने आनन फानन में अपना घर बेच दिया। घर को बेचने के बाद राम प्रसाद जी की सबसे बड़ी बेटी पूजा ने राम प्रसाद जी को अपने साथ चलने को कहा। तो राम प्रसाद जी बड़ी बेटी के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए, जो 2 महीने के लिए रखने वाली थी। वहां पर पहुंचकर पूजा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से राम प्रसाद जी का स्वागत किया। उनके बच्चे ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। राम प्रसाद जी उनके इस तरह से किए गए अपनेपन और प्यार को पाकर बहुत खुश थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि अकेले पड़े रहकर जिंदगी काटने से तो यहाँ सबके साथ रहना अच्छा है। पूजा ने राम प्रसाद जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दे दिया। उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर उनके कमरे को उनके हिसाब से रख दिया गया। कमरे में अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। राम प्रसाद जी भी पूजा की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को ज़रूरत तो है, उनका ध्यान रखने वाला कोई तो है। राम प्रसाद जी का मन पूजा के घर में उसके और उसके परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए अपनेपन से लगने लगा था और उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। बीच बीच में उनकी दूसरी बेटियों का भी फोन आता रहता था। अब राम प्रसाद जी को पूजा के घर में रहते हुए 1 महीना गुजर गया। 1 महीने तो उनका मन बहुत अच्छे से लगा, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी बीच राम प्रसाद जी की आंखों में दर्द होने लगा, आंखों से पानी बहने लगा। वह बार बार पूजा से कहते, डॉक्टर के पास ले चल, शायद मोतियाबिंद की समस्या हो गया है। पूजा अनसुना कर देती। राम प्रसाद जी ने कहा, इलाज के लिए पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन पूजा और उसका पति चाहते थे दूसरी बेटी के यहाँ जाएंगे तो वहीं इलाज करवा लेंगे। पूजा उनके कमरे में पैर भी नहीं रखती थी। धीरे धीरे पूजा का और उसका पति और बच्चों का व्यवहार बदलना शुरू हो गया, तो अब उन्हें वहाँ पर घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि अब पूजा के बच्चे राम प्रसाद जी के साथ अब वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वह शुरू शुरू में किया करते थे। एक दिन की बात है, जब राम प्रसाद जी अपने कमरे में बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे थे, तभी पूजा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास बैठ गई और उनके पूजा पाठ खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसे देखकर राम प्रसाद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहाँ से इस बूढ़े की इसे याद आ गई, क्योंकि राम प्रसाद जी के बहुत बुलाने पर भी पूजा उनके पास नहीं आती थी। कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि जरूर इसे मुझसे कोई काम है। राम प्रसाद जी ने अपना पाठ खत्म किया और पूजा से कमरे में आने का कारण पूछा, तो पूजा ने भी अपने पिता से बिना समय गवाए अपनी बात कहना शुरू कर दी। पूजा ने कहा कि पिताजी, रमेश, जो कि पूजा का पति है, कह रहा है कि बापूजी
को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि रमेश यह कमरा किराए पर देना चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी ज़्यादा आमदनी होने लगे, क्योंकि कहीं न कहीं घर का खर्चा भी बढ़ गया है। पूजा की ये बात सुनकर राम प्रसाद जी के दिल को जोर से धक्का लगा, क्योंकि राम प्रसाद जी अच्छे से जानते थे उस घर में कोई भी एक्स्ट्रा कमरा नहीं है। वह बैठे बैठे पूजा की सारी बातें सुनते रहे। पूजा न जाने क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन राम प्रसाद जी का दिमाग तो शून्य अवस्था में चला गया था। थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके राम प्रसाद जी ने पूजा से बिना कुछ बात को तोड़े मोड़े सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनसे कमरे में रहने का किराया चाहती है। पूजा ने भी एक झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। राम प्रसाद जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर अपनी आंखें नम किए जा रहे थे। उन्हें अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी ही उनसे यह सब बोल रही है। वह बैठे बैठे सोचने लगे कि वो सब प्यार, वो सब अपनापन, वो मान सम्मान सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था। वह सोचने लगे कि पूजा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे देता नहीं? आखिर वह मेरी बेटी है, और वैसे भी बेटियों के घर का माँ बाप मरते दम तक पानी भी नहीं पीते, तो क्या मैं उसका रख लेता? बल्कि मैं तो उसको दुगना देता। पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर पूजा ने राम प्रसाद जी का बहुत दिल दुखाया। क्या यही दिन दिखाने के लिए वह अपने पिता को अपने साथ लाई थी? यह सब बातें राम प्रसाद जी के दिमाग में घूम रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी गंगा देवी की बहुत याद आ रही थी। जैसे तैसे आज राम प्रसाद जी को पूजा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत गए। राम प्रसाद जी का मन अब पूजा की तरफ से बुरी तरह बुझ गया था। वह जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस घर में 2 महीने किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से लूटा गया था। कभी कुछ मांग कर, तो कभी कोई दुखड़ा रोक कर, तो कभी बच्चों के पढ़ाई के नाम पर। बाबूजी को इस घर में पूरी तरह से एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। राम प्रसाद जी को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख तो इस बात का था कि इस घर में उन्हें पूजा के पिता की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी किराएदार की तरह से रखा गया था। उस घर में अब उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी मंजू को जल्दी से उन्हें वहाँ से ले जाने को कहा। राम प्रसाद जी के फ़ोन करते ही मंजू और उनके पति रवि उन्हें लेने के लिए पूजा के घर पहुँच गए। नंबर के हिसाब से भी उन्हें रखने की बारी अब मंजू की थी। वे सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस घुटन भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिले, और वहाँ पर रहूँगा तो कभी कभार कोई कोई दोस्त या रिश्तेदार से तो मिलना होगा, क्योंकि मंजू कानपुर में ही रहती थी। मंजू बड़े ही प्यार से अपने पिता को अपने घर लेकर गई। राम प्रसाद जी के घर पहुँचते ही उनके दोनों बेटे नाना जी के आगे पीछे घूमने लगे। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। मंजू ने भी पूजा की तरह अपने पिताजी के लिए अलग से कमरे में पूरी सुविधा कर रखी थी। पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसीलिए राम प्रसाद जी ने उस कमरे का किराया पूछा कि बेटी, मुझे पहले ही बता देना कि खाने पीने और इस कमरे का कितना खर्चा आएगा, जिससे बाद में किसी को कोई तकलीफ न हो। मंजू ने राम प्रसाद जी को हैरानी से देखते हुए कहा, पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूँगी? आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं, और आप यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ अपना हक समझ कर रहिए।
और पापा, मैं तो क्या, कोई भी बेटी अपने माँ पापा से उनके यहाँ रहने या खाने पीने का पैसा नहीं लेगी। उनकी इस बात को सुनकर राम प्रसाद जी थोड़े मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए मंजू से कहने लगे, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता बेटी? मेरे साथ तो ऐसा एक बेटी ने किया है। मंजू को कुछ समझ नहीं आया, तो राम प्रसाद जी ने जो कुछ भी पूजा के घर सहा, वो सब कुछ जो उनके साथ घटा, सारी बातें उन्होंने मंजू को बताई कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ वहाँ पर किया जाता था। ये सारी बातें बताते हुए राम प्रसाद जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह अपने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि उनकी अपनी बेटी उनके साथ ऐसा करेगी। उनकी कही गई बातों पर मंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूजा दीदी से बात करने के बारे में सोचा कि पूजा ने ऐसा क्यों किया, पर राम प्रसाद जी ने उसे रोक दिया कि बेकार में बातों को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा। मंजू ने अपने पिता की बात को मान लिया और वहीं पर उन बातों को ख़त्म कर दिया। अब राम प्रसाद जी मंजू के घर बड़े ही सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी से कोई शिकायत थी। मंजू के घर पर उनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था। धीरे धीरे राम प्रसाद जी पूजा के घर बिताई कड़वी बातों को मंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। अब उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही कोई गिला शिकवा था। मंजू के घर पर उन्हें रहते हुए पूरे 2 महीने होने वाले थे। मंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले ही मंजू उनके पास आकर बैठ गई, क्योंकि वह उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। मंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की। मंजू का ऐसा व्यवहार देखकर राम प्रसाद जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने मंजू को सीने से लगाकर उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में वह अपना पैकिंग करने लगे, क्योंकि उन्हें तीसरी बेटी के घर जाना था। एक अलमारी में उन्होंने 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट करवाया था, उसके पेपर्स रखे थे, वह मिल नहीं रहे थे। घबरा कर उन्होंने मंजू से पूछा। तभी थोड़ी देर बाद मंजू का पति रवि भी उसी कमरे में आ गया। रवि के हाथ में एक डायरी थी, जो कमरे में आते ही उसने मंजू के हाथ में पकड़ा दी। मंजू ने उस डायरी को लेकर राम प्रसाद जी को पढ़ने के लिए दे दी। राम प्रसाद जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर रवि से पूछा, बेटा इसमें क्या है और वह उन्हें क्यों दी गई है? तो मंजू ने अपने पिता को उसे पढ़ने के लिए कहा। राम प्रसाद जी ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक-एक करके उसे पढ़ने लगे। उन्हें पढ़ते ही राम प्रसाद जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कभी डायरी को देखते तो कभी मंजू और रवि को देखते। डायरी को पढ़ते हुए वो एकदम जड़त से हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद, इतना प्यार करने वाली बेटी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस डायरी में राम प्रसाद जी जब से उनके घर रहने आए थे, तब से अब तक का किया हुआ सारे खर्चे का एक-एक हिसाब लिखा हुआ था। उनकी आँख के ऑपरेशन का खर्च, एक-एक पैसे का हिसाब था उस डायरी में। उनके कमरे की पूरी सुविधाएँ, उनके कमरे के बिजली का बिल, उन्हें घुमाने-फिराने पर किया गया खर्चा, आने-जाने में पेट्रोल या टिकट का खर्चा, फल, सब्ज़ी और न जाने क्या-क्या। राम प्रसाद जी ने कब और कहाँ उन्होंने इतना खर्चा किया, सब कुछ तारीख और समय समेत लिख रखा था। यह सब पढ़कर राम प्रसाद जी को बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये सब ऐसा क्यों कर रही हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इन सभी लड़कियों को मैंने मकान बिकते ही सब कुछ इनाम बांट दिया, तो अब इन सब को बूढ़े बाप से और क्या चाहिए। वह अपने आप को
और अपने कर्मों को कोस रहे थे। राम प्रसाद जी की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने मंजू से कहा कि बेटी, मैं तो समझ रहा था यह सब प्यार अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था बेटी। यह सब बाप के लिए नहीं, उनके पैसों के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रही होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे में धक्के खाने नहीं पड़ते। मंजू ने बड़े ही इतराते हुए कहा कि पिताजी, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। जब आप पूजा दीदी को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने भी वह फिक्स डिपॉजिट का कागज़ ले लिया है, बस आप अपने साइन कर दीजिए। पूजा दीदी का घर भर रहे थे, तब तो आपको बुरा नहीं लगा। आज मैंने जरा सा कुछ मांग लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है पिताजी, थोड़ा मेरे अकाउंट में डाल देंगे तो कौन सा आप गरीब हो जाएंगे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राम प्रसाद जी को बहुत झटका लगा। वह सोचने लगे कि कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इस बेटी के मन में इतना जहर है। राम प्रसाद जी अब कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थे। वो अब सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे। तभी तभी मंजू और रवि फिक्स डिपॉजिट के पेपर पर उनके साइन जबरन लिए, फिर कागजात लेकर चले गए। आज राम प्रसाद जी अपनी पत्नी गंगा जी को बहुत याद कर रहे थे कि काश तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती, तो मुझे यूं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। खैर, गलती तो मुझसे भी बहुत बड़ी हो गई है, जो इन सब बेटियों की बातों में आकर मैंने अपना वर्षों पुराना मकान बेच दिया। अब राम प्रसाद जी का मन सभी बेटियों पर से हट गया था। वह अब किसी के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि किसी को भी अपने पिता की जरूरत नहीं है। सभी को बाप की हर महीने की आ रही पेंशन चाहिए। सभी को उनके पैसे दिखाई दे रहे हैं। सभी की आपस में होड़ है कि कौन किससे ज़्यादा हड़प ले। उनका बूढ़ा बाप जिए या मरे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। राम प्रसाद जी सोच रहे थे कि पूजा के घर धोखा खाने के बाद भी मैंने उसे माफ़ कर दिया था, वह भी मंजू के दिए अपनेपन और प्यार की वजह से। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं होगी। वह तो किसी के दबाव में आकर उसने यह सब किया होगा, पर आज मंजू ने भी उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया है। वह सोचने लगे कि अब तो यह जीवन किसी काम का नहीं है, उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए उन्होंने उस चेक पर साइन कर दिए और सोचने लगे कि किसी ने सच ही कहा है कि माँ-बाप अपने कितने ही बच्चों को एक कमरे में ही बड़े अच्छे से पाल लेते हैं, पर इतने सारे बच्चे मिलकर भी अपने माँ-बाप को नहीं रख सकते। अब राम प्रसाद जी बहुत परेशान हो गए थे। वह रोज़-रोज़ के दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चालबाजियों से ऊब चुके थे। वह अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे, जहाँ पर वह अपने जीवन के बचे हुए कुछ पल और अपना बुढ़ापा सुख चैन के साथ गुजार सके। जहाँ पर न किसी की चिक-चिक हो और ना ही किसी की कोई चालबाजियाँ हों। वो बहुत परेशान रहने लगे। उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनकी बेटियों को कोई लेना-देना नहीं था। तभी उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन लगाया और उन्हें अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में बताया। तभी उनके दोस्त ने उन्हें वृद्धाश्रम में रहने की सलाह दी कि वहाँ पर तुम्हारे दिन सुकून से बीतेंगे। राम प्रसाद जी को अपने दोस्त की वृद्धाश्रम जाने वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? कम से कम बुढ़ापे के बचे दिन तो मेरे सही से गुजरेंगे। मेरे ही जैसे न जाने कितने लोग मुझे वहाँ मिलेंगे। दुख सुख बांटने वाला कोई तो होगा। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया। बस वो आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे।
वह अपने बड़े भाई ओम प्रकाश जी से बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसीलिए वह वृद्धाश्रम जाने वाली बात उन्हें बताना चाहते थे। राम प्रसाद जी की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनती थी। इसी वजह से वे दोनों भाई आपस में ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन दोनों भाइयों के ना मिलने से इनका प्यार जरा भी कम हुआ हो। राम प्रसाद जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो गए। वह उन दिनों को याद करने लगे कि कैसे वो और उनके बड़े भाई ओम प्रकाश जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने रोज रोज की कलह से बचने के लिए अकेले अलग अलग रहना ही सही समझा, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वे अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बात बताना चाहते थे। खैर, जैसे तैसे करके राम प्रसाद जी अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही उनका बहुत सम्मान किया गया। वह भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो गए। राम प्रसाद जी को उनके प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वह इन सभी से अलग हुए थे और इतने सालों से उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। कभी कभार बस अपने बड़े भाई से बात कर लिया करते थे या कभी बच्चों की शादियों तक व्यवहार निभाया था। आखिरी बार उनका मिलना राम प्रसाद जी की पत्नी गंगा जी के स्वर्गवास पर ही हुआ था। अभी राम प्रसाद जी को अपने भाई के घर आए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि उन्होंने अपने वापस जाने की बात कही। उनके वापस जाने की बात को सुनकर उनके भाई ने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कहा। राम प्रसाद जी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वह अपने जाने की बात कर रहे थे। पर अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वो कुछ दिन उनके साथ रहने की बात को मान गए। उसके बाद सभी ने साथ मिलकर खाना खाया और खूब सारी बातें की और एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया। रात होते ही दोनों भाई एक साथ एक कमरे में सोते हैं। तभी उनका भाई राम प्रसाद जी से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। राम प्रसाद जी उनकी यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। वह अपने मन में सोचते हैं, उन्होंने तो कोई भी बात किसी को नहीं बताई, तो उन्हें कैसे मालूम? तो राम प्रसाद जी ने अपने भाई से पूछा कि आपको यह सब कैसे पता लगा कि मैं परेशान हूँ? उनके पूछते ही ओम प्रकाश जी बोले, अगर सब कुछ सही होता तो यूं बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफ़र के लिए नहीं भेजता। उन्होंने कहा, मैं तुझे अकेला देखकर ही समझ गया था कि कोई बात है और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है। तभी राम प्रसाद जी अपने भाई को अपने ऊपर बीती सारी परेशानियां बताते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियों को उनकी नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है। राम प्रसाद जी अपनी एकक बेटी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को विस्तार पूर्वक अपने भाई और भाभी को बताते हैं। बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। तब उनके भाई जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई हुई बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो यह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई बेटियां अपने बाप के साथ ऐसा गलत कर सकती हैं, और उनका यह सोचना लाजमी भी था, क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह के व्यवहार करने के बारे में कभी कोई सोच भी नहीं पाता। तभी राम प्रसाद जी ने उन्हें अपने वृद्धाश्रम में जाने की बात बताई। उन लोगों ने जब यह सुना तो राम प्रसाद जी के भाई जी अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। ओम प्रकाश जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि राम प्रसाद, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जाना भी पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब से तुम हमारे साथ और इसी घर में रहोगे।
नहीं नहीं भाई साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ। आप मेरे लिए परेशान न हो। ओम प्रकाश जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या कहा तुम? मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? राम प्रसाद जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर तसल्ली तो हुई, पर वह मन ही मन सोचने लगे कि यह शायद प्यार में उन्होंने सारी बातें कही हैं। दूसरे दिन राम प्रसाद जी की कही गई सारी बातों को ओम प्रकाश जी ने घर के सभी लोगों को बताया। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर राम प्रसाद जी का ख्याल रखेंगे। वे लोग उन्हें अपनाना चाहते थे, ना कि उनकी हर महीने आने वाली पेंशन को। अब ओम प्रकाश जी की कही गई सारी बातों के उनके परिवार वालों ने बिना किसी आपत्ति के जाहिर किए बिना मान लिया। इसीलिए ओम प्रकाश जी को आज अपनी परवरिश और दिए गए संस्कारों पर गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया। राम प्रसाद जी के लिए इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। राम प्रसाद जी जब भी पैसे देने की बात करते, घर के लोग उनसे नाराज हो जाते, क्योंकि सभी लोगों के लिए वह उनके घर का हिस्सा थे। एक दिन राम प्रसाद जी अपनी बेटियों के किए गए व्यवहार को याद करके रो रहे थे कि तभी ओम प्रकाश जी कमरे में आते हैं और उन्हें रोता हुआ देखकर घबरा कर ओम प्रकाश जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। राम प्रसाद जी उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। राम प्रसाद जी की घर से चले जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देखकर उन्हें टेंशन होने लगी। उन्होंने कहा कि क्या उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ है या किसी ने कुछ कहा है, किसी की कही गई कोई बात बुरी लगी हो। तो राम प्रसाद जी अपने भाई को बीच में ही टोकते हुए बोले, अरे भाई साहब, आप ये कैसी बातें करते हैं? आपसे इतना प्यार और खुशी मिला है जिसकी मैं सपने में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने जिनसे कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ नहीं पूछी, कभी उनके सर पर प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वे बच्चे, वे बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। और जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उन्हीं बेटियों को अपने बाप की नहीं, उनके पैसों की ज़रूरत है। सच ही कहा है भाई साहब किसी ने कि आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। जहाँ एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ पैसों से प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियां भी ऐसी होती जा रही हैं। उन्हें माँ बाप से ज़्यादा उनकी धन दौलत से प्यार है। मैं सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी ही हैं भाई साहब, जिन्हें मुझसे प्यार नहीं, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। और जहाँ हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को भी कभी अपना नहीं समझते, तो वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं करती हैं। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर भी मैं किसी की बात नहीं करता, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। यह दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी है भाई साहब कि आज के समय में लड़के लड़की और बहू बेटी सब हर किसी चीज़ में एक समान है। फिर चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत के। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो लड़कियाँ भी बुरी हैं भाई साहब, और जहाँ बहुएं बुरी हैं तो वहाँ दामाद भी बुरे हैं भाई साहब। वाकई में सब कुछ एक समान नहीं होता। अब राम प्रसाद जी मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी भी किसी ने भी कहीं नहीं जाने दिया, न उनकी किसी बेटी के घर और ना ही किसी वृद्धा आश्रम में। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।